जय हिंद एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि एक डेडिकेट सी के इसी के लिए कोर्स लेके आओ, और इसलिए फिर मैंने आज सोचा कि एक ओवरव्यू वीडियो डाल ही देते हैं कि सी ए पी एफ एग्ज़ाम बेसिकली होता क्या है और इसके अंदर कैसे कैसे एग्ज़ाम्स होते हैं और मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ इस एग्ज़ाम के अंदर। मेरा इंट्रोडक्शन दूँ तो नाम है राठौर तिवारी। मैं एक्चुअली 4 साल से जी एस पढ़ा रहा हूँ अहमदाबाद के अंदर। ऑफलाइन पढ़ा रहा था अभी तक तो, लेकिन मैंने सोचा कि सी ए पी एफ के लिए थोड़ा सा ऑनलाइन भी थोड़ा सा मेरा कंटेंट डाल दूँ, ताकि जो बच्चे हमारी क्लास में तैयारी कर रहे हैं ऑफलाइन उनको भी थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा, और जो ऑनलाइन बच्चे देखेंगे उनके लिए भी काफ़ी कारगर रहेगा। तो हमारा मिशन बेसिकली है सी ए पी एफ एग्ज़ाम जो इस बार 2026 में आने वाली है। इसका जो नोटिफिकेशन है वो 18 तारीख को है ना, कल ही आने वाला है। तो बेसिकली जो सी ए पी एफ एग्ज़ाम होती है वो साल में एक बार कंडक्ट करवाई जाती है बाय यूपीएससी। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, इट इज़ कंडक्टेड बाय यूपीएससी, और ये असिस्टेंट कमांडेंट के लिए है। मतलब असिस्टेंट कमांडेंट इज़ द क्लास 1 पोस्ट इन द सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। भी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की बात करें तो इसमें क्या क्या आता है, तो दिस इज़ द पैरामिलिट्री फोर्सेस। दिस इज़ नॉट अ मिलिट्री फोर्स, दिस इज़ अ पैरामिलिट्री फोर्स, यू कैन से पुलिस फोर्स विच एंश्योर दैट कि जहाँ पे भी हमारी बाउंड्रीज है ना, जहाँ पे भी हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स है, वहाँ पे ये थोड़ा सा सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। इसके अलावा जितने भी हमारे बड़े बड़े जो भी वेल्दी लोग होते हैं, जैसे मिनिस्टर्स हो जाते हैं, इसके अलावा काफ़ी सारी इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स है, जैसे इसरो है, मेट्रो स्टेशन है, एयरपोर्ट्स है, ऐसे वगैरह वगैरह है, यहाँ पे ये लोग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो इसके अंदर बी एस एफ आती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सी आर पी एफ आती है ना, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, दैन सी ए एस एफ आती है जो इंडस्ट्रियल एरिया में आपका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इसके अलावा आई टी बी पी आती है, इंडो टिबिडियन बॉर्डर पुलिस, एंड देन एस एस बी सशस्त्र सीमा बल। ये 5 फोर्सेस के लिए हर साल ये एग्ज़ाम होती है, और इसके अंदर आप असिस्टेंट कमांडेंट बन सकते हो। तो इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी अगर आप तैयारी कर रहे हो। एग्ज़ाम की बात करते हैं, यहाँ पे 3 स्टेजेस में ये एग्ज़ाम रहता है। तो उसमें जो सबसे पहली स्टेज रहती है वो आपकी रिटन रहने वाली है, जिसके अंदर 2 पेपर आते हैं। देन देयर इज़ योर पीईटी, मतलब जो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, और उसके बाद मेडिकल तो नहीं होता, लेकिन इसमें हाइट वगैरह चेक की जाती है आपकी। देन देयर इज़ योर इंटरव्यू विच इज़ अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, और आपकी लीडरशिप चेक करते हैं। अगर मार्किंग की बात करें तो रिटर्न जो होता है वो पेपर 1 जो होता है वो 250 मार्क्स का रहता है, जो पेपर 2 रहता है वो 200 मार्क्स का रहता है। तो स्टेज 1 इज़ अराउंड 450 मार्क्स। जो सेकंड स्टेज है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, वो सिर्फ क्वालिफाइंग टेस्ट है, वहाँ पे आपको कोई स्कोर करने की ज़रूरत नहीं। बेसिकली रनिंग होती है, थोड़ा सा आपका हाई जंप हो जाता है, लॉन्ग जंप हो जाता है, और शॉर्ट पुट थ्रो होता है। उसके बाद आपकी हाइट मेज़र करेंगे, योर चेस्ट मेज़रमेंट होगा, और यू विल बी क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड। तो बेसिकली आपका क्वालिफिकेशन वाला ये एग्ज़ाम है, जिसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, जिसमें कोई स्कोरिंग नहीं है। फिर आता है आपका इंटरव्यू, जो आपका 150 मार्क्स का है। तो पेपर जो स्टेज 1 है वो 450 प्लस जो आपका इंटरव्यू है 150, तो टोटल 600 में से आपकी फाइनल मेरिट जो बनती है वो बनती है। ठीक है। अभी अगर पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 जैसे मैंने बताया 250 मार्क्स का है। तो इसमें जो पेपर 1 रहता है टोटल फुल एमसीक्यू आता है, और इसके अंदर जो पेपर का नाम है वो जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस का है। तो जनरल एबिलिटी मतलब जो जीएस का सिलेबस होता है ना, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे जनरल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, करंट अफेयर्स जो भी न्यूज़ में चलता है। इसके अलावा पॉलिटी है और इकोनॉमिक्स है। साथ साथ इंटेलिजेंस के लिए इन लोगों ने ये क्वांट डाला हुआ है। क्वांट मतलब जो आपका मैथमेटिक्स आता है, जो आपका 10th लेवल तक का जो मैथमेटिक्स है वो यहाँ पे आता है। इसके अलावा रीजनिंग भी आती है थोड़ी बहुत, तो आपका ये भी आपको ध्यान में रखना है। टोटल 125 एमसीक्यू आते हैं, और मैंने कुछ सालों के यहाँ पे पेपर चेक किए थे पीवाईक्यूज, और उसके अकॉर्डिंग मिनिमम मतलब एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो इतने बनते हैं। तो आप जो हाईएस्ट वेटेज रहता है वो जनरल साइंस से रहता है, मतलब 30 to 35 क्वेश्चन बनते हैं। बेसिकली फिजिक्स से 10 क्वेश्चन होता है, इसके अलावा 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री से आ जाएंगे, और बायोलॉजी से भी आपके 10 क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर इसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है वो जियोग्राफी है, क्योंकि हिस्ट्री इज़ अ वेरी लेंथी सब्जेक्ट। तो सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे को लगता है वो जियोग्राफी है और एनवायरनमेंट है, जिसका जो पोर्शन रहता है वो 18 to 20 मार्क्स रहता है।
तो अगर आप ज़्यादा फोकस ज्योग्राफी पे करोगे तो अराउंड आप 15 मार्क्स तो स्कोर कर पाओगे ज्योग्राफी से। हिस्ट्री उसके बाद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन इतना ज़्यादा लेंदी होने के इतना ज़्यादा लेंदी है, इसलिए फिर आप यहाँ पे इतना ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे एंशियंट हिस्ट्री है, पूरी मिडिवल हिस्ट्री है और मॉडर्न हिस्ट्री भी, इसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री भी कई बार पूछ लेते हैं। तो काफ़ी लंबी हिस्ट्री है और हिस्ट्री कवर अप करना या फिर यहाँ से जो क्वेश्चन बनाना है थोड़ा सा टफ हो जाता है, और पेपर क्योंकि यूपीएससी निकालता है तो इट इज़ क्वाइट टफ फॉर हिस्ट्री पोर्शन, लेकिन आप फिर भी यहाँ पे 10 एमसीक्यू या 15 एमसीक्यू यहाँ पे फिर भी कवर करोगे। फिर आता है आपका करंट अफेयर्स, जो भी आपका डेली करंट अफेयर्स होता है, तो 1 साल का करंट अफेयर्स यहाँ पे पूछा पूछा जाता है। जैसे मैंने बताया कि साल में 1 ही बार एग्जाम होती है, तो इसलिए क्या होता है कि पूरे 1 साल का करंट अफेयर्स पूछा जाता है। तो अगस्त में बेसिकली एग्जाम होती है, तो अगस्त से लेकर अगस्त तक का आपको पूछेंगे। फिर उसके बाद आती है पॉलिटी। पॉलिटी काफ़ी ज़्यादा पॉलिटी और इकोनॉमिक्स ऐसे सब्जेक्ट है ना मेरे ख्याल से, तो वो ज़्यादा टेक्निकल सब्जेक्ट है। और उसका जो सिलेबस रहता है मेरे को लगता है सेट सिलेबस है, उसमें ज़्यादा मतलब आप ज़्यादा उसमें ऐसे टफ क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो। तो अगर आपको पॉलिटी काफ़ी अच्छी आती है ना, यू हैव अ वेरी गुड ग्रास्प ऑन द टेक्निकल वर्डिंग ऑफ पॉलिटी, जो लॉयर की भाषा होती है, तो आप पॉलिटी में अच्छा स्कोर कर लोगे। और इकोनॉमिक्स भी वैसा ही सब्जेक्ट है कि आपको टेक्निकल वर्डिंग आती है, तो इकोनॉमिक्स कैन बी ईजी फॉर यू ऑल्सो। तो पॉलिटी और इकोनॉमिक्स में भी अब आपका अच्छा ग्रास्प है तो यू कैन स्कोर वेल। जो आपका 10 to 10 क्वेश्चन आता है, 10 to 15 पॉलिटी के और 10 आपकी इकोनॉमिक्स में आ जाते हैं। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ फिक्स है नंबर, है ना, कि यहाँ पे वेरी भी कर सकता है कि यूपीएससी का मन है कि इस बार उनको मैथ्स या फिर क्वांट नहीं पूछना है, तो वो उसके नंबर कम कर देते हैं ना। फिर कई बार लगता है उनको कि इस बार ज़्यादा पूछने हैं, तो क्वांट्स और रीजनिंग से बढ़ा देंगे, पॉलिटी के कम कर देते हैं, पॉलिटी के बढ़ा देते हैं। तो आप ये जो मैंने है वो पीआईक्यू से मैंने एक डेटा निकाला है, बाकी वेरी करता रहता है डेटा, है ना। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके टोटल 125 एमसीक्यू आता है ना, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, और जो नेगेटिव मार्किंग है 1/3 है। तो आपको ध्यान रखना है कि 1/3 जो नेगेटिव मार्किंग है वो बहुत ज़्यादा होती है इन पेपर लाइक यूपीएससी। अगर आपका अगर मान लो मैं मतलब जितने भी मेरे स्टूडेंट्स या फिर जितनी भी मैंने पहले एग्ज़ाम दी हुई थी, तो ऑन एन एवरेज आपका जो एरर रहता है वो 20 एमसीक्यू का रहेगा। तो अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो, आपने 125 एमसीक्यू में से 100 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, तो आप मान के चल सकते हो कि आपके 20 एमसीक्यू जो है वो नेगेटिव जाएँगे, है ना? आपका मतलब आपके ऊपर खुद कॉन्फिडेंस होगा तो वो अलग बात है, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंट होने के बाद भी 10 एमसीक्यू तो ऐसे रहता है जिसमें आपको मतलब फुल कॉन्फिडेंस नहीं होगा, क्योंकि यूपीएससी के पेपर में कॉन्फिडेंस तो होता नहीं है ना, क्योंकि वो सिंपल एमसीक्यू नहीं पूछता है, थोड़ा-सा ट्विस्ट करके पूछता है, तो वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो आपको यहाँ पे मेहनत करनी है साइंस में, इसके अलावा ज्योग्राफी पे, करंट अफेयर्स तो आप डेली पढ़ोगे। पॉलिटी और इकोनॉमिक्स काफ़ी ज़्यादा क्या बोलते हैं टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो वहाँ पे आपको ध्यान देना है। और क्वांट और रीजनिंग भले ही यहाँ पे सिलेबस सेट है, थोड़ा छोटा-सा है और आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्वांट ईज़िली मैं कर दूँगा या फिर रीजनिंग ईज़िली कर दूँगा, मेरी काफ़ी है, अच्छी है। तो फिर भी यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं वो काफ़ी टफ लेवल के आते हैं, थोड़ा-सा लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं, तो आपको यहाँ पे भी सिर्फ़ फ़ॉर्मूला रटने से नहीं होगा, आपको उसके पीछे का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिएगा। इसके बाद अगर मैं शिफ्ट्स ज़ोन की बात करूँ, जैसे मैंने बताया ना कि मतलब पेपर 1 प्लस पेपर 2 प्लस इंटरव्यू तीनों के मार्क्स मिलके आपका फाइनल मेरिट बनता है। और फाइनल मेरिट उसकी भी मैं आपको मतलब थोड़ी-सी मतलब क्या बोलते हैं डेटा दिखाऊँगा कि कितने स्कोर चाहिए होते हैं, जो टॉपर्स के स्कोर कितने होते हैं और जो लास्ट कैंडिडेट सिलेक्ट होता है उसके स्कोर कितने होते हैं। तो उस हिसाब से मैंने जो सेफ टारगेट बनाया है वो आपको पेपर 1 में होना चाहिए 140 टू 160 मार्क का फॉर जनरल कैटेगरी। बाकी एससी, एसटी, ओबीसी के लिए डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी बनते हैं, लेकिन सबको ही इतना टारगेट तो आपको रखना ही चाहिए 140 टू 160। तो आपका मतलब मेरिट में आने का चांसेस बढ़ जाएगा, ठीक है? फिर अगर नीचे चले, है ना? 1 सेकंड। तो यहाँ पे मैंने आइडियल स्कोर भी बताया था कि हाई एक्यूरेसी इज़ नॉन नेगोशिएबल, कि आपको जितने भी क्वेश्चन आते हैं वही करो, जो नहीं आते जस्ट मतलब आप छोड़ दो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा हो जाती है कई बार। इसके अलावा मैथ्स के जो होते हैं ना, वो भी वैसे ही होता है कि मैथ्स के अगर आपको आता है जो है ना, कि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट ही कि आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता। आपने कैलकुलेट किया है तो आ जाएगा, नहीं आएगा तो आप उसको नहीं कर सकते अटेम्प्ट, है ना? तो तुक्का ही मारना पड़ता है। इसलिए मैथ्स के जितने आपसे बन रहे कर दो, रीज़निंग के जितने बन रहे उतने आप बना सकते हो। दोनों मिला के आप काफ़ी अच्छे स्कोर कर सकते हो। अगर आपने अराउंड जो 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं उसमें से आपने 10 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर दिए, काफ़ी अच्छी मतलब आपको माना जाएगा कि आपने काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट किया है। ठीक है? अब यहाँ पे 75 प्लस आपको क्या करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं, है ना? 75 प्लस 75 तो आपको अटेम्प्ट करने ही है, लेकिन उससे ज़्यादा करने हैं। जैसे मैंने बताया था, मार्जिन आपको रखना पड़ेगा।
अराउंड 10 टू 20 एमसीक्यू जिसमें आपका नेगेटिव जाने का चांसेस रहता है। इसलिए जब आप 75 मार्क्स अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो ना, कि मान लो शॉर्ट आपको लग रहा है कि 75 मेरे सही जाएंगे, तो अगर आप 75 इंटू 2 करोगे तो वो 150 आ जाता है। और क्योंकि मैंने बताया कि एक्स्ट्रा करना पड़ता है, इसलिए फिर आपको अराउंड अराउंड 100 को तो टच करना पड़ेगा, है ना। 90 टू 100 आपको क्वेश्चन टच करने पड़ेंगे, ताकि क्या हो, आपका एक सेफ जोन बन सके जो होता है 150 टू 160 टू 170 मार्क्स। वैसे 150 आ गए तो काफ़ी बढ़िया बात है, लेकिन अगर आप थोड़ा और ध्यान से करोगे ना, ज़्यादा ध्यान से एमसीक्यू टिक करोगे और काफ़ी एक उसमें जाओगे ना, प्लानिंग के साथ जाओगे, तो आप 170 भी काफ़ी बच्चे बनाते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे दिखा दूँ कि आउट ऑफ 450 टॉपर्स के मार्क्स कितने हैं और लास्ट कैंडिडेट जो सिलेक्ट होता है उसके मार्क्स कितने रहते हैं, तो पिछले साल जो 2024 में जो रिजल्ट आया था, उसमें जो टॉपर्स के मार्क्स थे आउट ऑफ 450 ये लिखे हुए हैं, मतलब पेपर 1 जो 250 मार्क्स का होता है, पेपर 2 जो 200 मार्क का होता है, तो दोनों के मिला के आपके 266 थे टॉपर के मार्क्स, और जो लास्ट कैंडिडेट सिलेक्टेड था वो 200 थे। इसके अलावा यहाँ पे 22 में 274 थे, और जो लास्ट कैंडिडेट सिलेक्टेड था उसके 253 थे। यहाँ पे 278 है और यहाँ पे 249 है। मतलब आपको इन दोनों के बीच में आपको स्कोर करना पड़ेगा, ताकि आपका मेरिट में नंबर आ सके, क्योंकि यहाँ पे 2024 का जो पेपर था वो काफ़ी ज़्यादा टफ था, इसलिए फिर यहाँ पे कट ऑफ कम गई थी, है ना। तो जो मेरिट लिस्ट होती है उसमें आना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप पेपर 1 भी क्लियर कर दोगे, पेपर 2 भी क्लियर कर दोगे, लेकिन आपका लास्ट में मेरिट में नाम नहीं आता है। इसलिए आपको यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 में इतना स्कोर करना पड़ेगा कि आप जब आपका फाइनल मेरिट आए तो उसमें आपका नाम होना चाहिए। ये पेपर 2 का भी देखते हैं। तो पेपर 2 बेसिकली एक डिस्क्रिप्टिव है, जिसमें आपको सब कुछ लिखना है, यहाँ पे कोई एमसीक्यू नहीं आने वाला है। तो अगर क्वेश्चन पेपर देखें तो यहाँ पे 4 ऐसे लिखने होते हैं और 300 वर्ड्स का एक ऐसे होता है। टोटल 4 ऐसे, सॉरी, आपका जो एक ऐसे होता है वो अराउंड 20 मार्क्स का रहता है, टोटल 80 मार्क्स का आपका ऐसे रहता है। उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, 2 आर्ग्यूमेंट्स आता है, 2 रिपोर्ट्स आती है, कॉम्प्रिहेंशन एक पूछते हैं और एक प्रेस राइटिंग होती है, और बाकी का सारा ग्रामर रहता है। ये सबको आपको रिटर्न मार्क्स रहता है और 3 घंटे मिलते हैं आपको ये पूरा पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। टोटल मार्क्स जो रहता है आपके 200 मार्क्स रहता है। तो आपको और यहाँ पे राइटिंग स्पीड सुधारनी है, आपका ग्रामर अच्छा होना चाहिए। आप जो भी स्टेटमेंट बना रहे हो, आप जो भी ऐसे बना रहे हो, वो प्रॉपर स्ट्रक्चर में होना चाहिए, ताकि क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर आप देखो कि मार्क्स जो कटते हैं इंग्लिश में, वो आपको ग्रामर से कटते हैं या तो फॉर्मेटिंग में कटते हैं। तो अगर आपने कभी स्कूल में एग्जाम दिया होगा इंग्लिश का, तो आपको पता है कि यू कैन गेट एनी फुल मार्क्स इन क्या बोलते हैं इंग्लिश के पेपर में। तो अगर मान लो 10 मार्क्स का अगर कोई क्वेश्चन है, तो उसमें से आपको अगर 5 मार्क्स में मिल रहे हैं तो भी काफ़ी अच्छे स्कोर होते हैं ना, क्योंकि यू कैन हैव परफेक्ट स्कोर इन इंग्लिश। तो कई बार स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती है, ग्रामर मिस्टेक्स होती है ना, अरेंजिंग है ना, प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं होता है, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। तो यहाँ पे जो टारगेट स्कोर आपका होना चाहिए कि 80 टू 100 टू 120, मैं तो बता रहा हूँ यहाँ पे पेपर 2 में, क्योंकि 120 भी आए हुए कुछ टॉपर्स के और कुछ के 80 भी, जो मिन एवरेज रहता है वो 80 के अराउंड रहता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अराउंड 80 जो आपको लाना है ना, तो 80, 100 या तो 120 आपके अपने अपने कैलिबर के हिसाब से, कि आपकी जो ये है रिटर्न पोर्शन है आपका, कितना आपका स्किल कैसी है, राइटिंग स्किल। क्योंकि ये राइटिंग जो स्किल जो आप मतलब सीखी जा सकती है, लेकिन विद प्रैक्टिस सीखी जा सकती है। ऐसा नहीं कि आपने एक सुबह उठ गए और आपको राइटिंग वो आ जाएगी, क्योंकि आप बोलने में काफ़ी अच्छे हो सकते हो, सुनने में काफ़ी अच्छे हो सकते हो, है ना, रीडिंग में काफ़ी अच्छे हो सकते हो, लेकिन जो राइटिंग वाला पोर्शन होता है उसमें आपको एक स्किल चाहिए होती है ना, विच टेक्स टाइम। तो आपको उसके लिए डेली प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ठीक है, तो उसके लिए आपको अगर यहाँ पे पेपर इनमें है ना, तो आपको स्कोर करना है, तो आप ग्रामर से अच्छा स्कोर कर सकते हो, प्रेस राइटिंग आप अच्छी कर सकते हो, अपनी कॉम्प्रिहेंशन जो आपको एक पूरा कॉम्प्रिहेंशन आता है उसके नीचे 5 क्वेश्चन आता है, तो ये भी आपने इधर से भी स्कोर कर सकते हो। और बाकी ये जो 3 पोर्शन है ये आपका बेसिकली स्किल टेस्ट करेंगे आपकी, क्या बोलते हैं, करंट अफेयर्स की। इसके अलावा आपका जो ग्रामर का या तो आपका स्पेलिंग मिस्टेक्स भी यहाँ पे चेक्स होती है। तो आपको यहाँ पे फुल मार्क्स कभी नहीं मिलती इन दोनों में। यहाँ पे इन तीनों में मिल सकते हैं आपको, तो यहाँ पे आपको थोड़ा-सा ध्यान देना है। बाकी ये दोनों में आप ज़्यादा मेहनत करिए, डेली प्रैक्टिस करिए ऐसे राइटिंग की, आर्गुमेंट्स की और रिपोर्ट राइटिंग की, तो आपका अराउंड अराउंड 80 स्कोर हो जाएगा। ठीक है? अब आगे बढ़े, तो अगर मैं बताऊँ कि ये जो ये हमारा कोर्स है, जो मैं मतलब स्टार्ट करना चाहता हूँ, वो बेसिकली एक फाउंडेशन कोर्स होगा।
जिसमें मैं सारे सब्जेक्ट करवाने की कोशिश करूँगा। जो अपनी एग्ज़ाम आने वाली है अराउंड 19 जुलाई को आने वाली है मेरे ख़्याल से। तो उसके पहले पहले मैं सारे मतलब जो भी सब्जेक्ट्स है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, इसके अलावा हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इसके अलावा बाकी सारे जो सब्जेक्ट हैं वो मैं क्लियर करवाने की कोशिश करूँगा डे बाय डे। और यहाँ पे मैं तो टीचिंग करवा ही रहा हूँ, लेकिन मेरे काफ़ी सारे ऑफ़लाइन स्टूडेंट भी जॉइन होंगे ऑनलाइन में। तो शुरुआत में मतलब मैं पूरा लेक्चर है वो रिकॉर्ड तो कर ही रहा हूँ, लेकिन डाउट सेशन भी होते हैं, तो अगर आपको जॉइन होना है तो आप मुझे मतलब कमेंट्स में लिख सकते हो, तो मैं आपको क्या बोल सकते हैं गूगल मीट की वो सेंड भी कर दूँगा। तो शुरुआत जो हम करेंगे फाउंडेशन से, तो आपका पॉलिटी और इकोनॉमिक्स मैं 1 महीने में कंप्लीट करवाने की कोशिश करूँगा। कि पॉलिटी और इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है ना कि आप जभी भी न्यूज़पेपर खोलते हो, है ना? तो मैंने बताया यहाँ पे डेली आपको द हिंदू पढ़ना है। रीडिंग की प्रैक्टिस करनी है और राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पे द हिंदू पढ़ने के लिए आपको इन दोनों की समझ काफ़ी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि जब आपकी पॉलिटी अच्छी होती है, तब आपकी इकोनॉमिक्स अच्छी होती है। और उसके बाद जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, तो आपको डीपर अंडरस्टैंडिंग होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है न्यूज़पेपर में ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपको समझ में नहीं आते, जो आपका पॉलिटी से लिंक्ड होते हो या तो इकोनॉमिक्स से लिंक्ड होते हैं। तो इसलिए फिर मैं सबसे पहले जो कवर करवाना चाहता हूँ वो है आपकी पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। और उसके बाद जो डेली है वो तो आपको खुद से करने पड़ेंगे, जो डेली हिंदी द हिंदू आता है। और मान लो आपको द हिंदू नहीं मिलता है, तो मैं उसके लिए नोट्स भी प्रोवाइड करवा सकता हूँ आपको डेली के। लेकिन आपको ये कमेंट करके बताना पड़ेगा। अब इसके साथ-साथ मैं इंग्लिश का भी एक मैं बताऊँगा कि आपको इंग्लिश भी स्टार्ट कर देना चाहिए साथ ही साथ में, है ना? जो फर्स्ट मंथ होगा, उसमें बेसिकली पॉलिटी इकोनॉमिक्स ये वाला पोर्शन मेरा है, बाकी ये वाला पोर्शन आप खुद से कर लेना। और जो इंग्लिश वाला पोर्शन है, उसमें एक बुक मैं सजेस्ट करूँगा, एसपी बख्शी करके एक बुक आती है। वो बेसिकली सीडीएस, इसके अलावा एसएससी के लिए काफ़ी अच्छी बुक्स है, जो एमसीक्यू क्लियर करवाने में आपकी मदद करती है। लेकिन इससे जो है आपका ग्रामर अच्छा हो जाता है, तो एसपी बख्शी आप अगर पढ़ेंगे, रेफ़र करेंगे तो आपका ग्रामर अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा थोड़े बहुत मैं इंग्लिश के भी लेक्चर ले लूँगा, जिसके अंदर मैं आपको राइटिंग पोर्शन सिखाऊँगा कि कैसे-कैसे लिखते हैं। इसके अलावा रिपोर्ट कैसे लिखते हैं, इसके अलावा प्रीसे राइटिंग कैसे होती है और आपका आर्ग्यूमेंट्स कैसे लिखते हैं। इसके अलावा थोड़ा बहुत ग्रामर भी मैं सिखा दूँगा अगर टाइम हुआ तो, है ना? तो इंग्लिश में आपको थोड़ी बहुत मेहनत आपको एसपी बख्शी से खुद से करनी है, थोड़ी मैं आपको पुश में करवा दूँगा। ठीक है? तो ये हमारा मंथ 1 का गोल रहेगा, जिसमें फर्स्ट मंथ जो अभी फ़रवरी चल रहा है, तो फ़रवरी और मार्च के एंडिंग तक मैं ये जो पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स वो कवर करवाने की कोशिश करूँगा। डेली एक लेक्चर मैं ट्राई करूँगा कि अपलोड करूँ, है ना? और उसके अंदर बेसिकली एक-एक करके हम सारा कवर करने की कोशिश करेंगे पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और यही है। तो बाकी तो आप देख ही सकते हैं ना। इसके अलावा क्योंकि फिज़िकल भी रहता है, तो क्या होता है कि सिर्फ़ पढ़ने-पढ़ने से नहीं होता है, तो मैं चाहता हूँ कि आप जो फिज़िकल वाला पोर्शन रहता है, क्योंकि यू आर गोइंग टू एन असिस्टेंट कमांडेंट जो पैरामिलिट्री है ना? और आपका अगर सपना है एनएसजी जॉइन करने का, तो यू हैव टू बी फिज़िकली फिट, है ना? अगर आपका सपना है कि आप एक ऐसी फोर्सेस में जाना चाहते हो, जो आपका ड्रीम है, तो ड्रीम आपका बेसिकली यही ड्रीम होगा ना कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन दिस आर्मी और पैरामिलिट्री? तो काफ़ी बार बच्चों का आंसर होता है कि उनको एडवेंचर चाहिए ना, उनको एक अच्छी फिज़िकल फ़िटनेस चाहिए होती है, एक एडवेंचरस लाइफ़ चाहिए होती है। लाइफ़ जो वो बहुत मज़े करके जीना चाहते हैं ना, जहाँ पे पनिशमेंट भी वो खुशी-खुशी लेना चाहते हैं। तो वो पनिशमेंट जब मिलती है, वो रगड़ा जो मिलता है ना, तो उसको मज़े में लेने के लिए आपको पहले उसका थोड़ा-सा बहुत अनुभव होना चाहिए। इसलिए आपको फिज़िकल भी साथ-साथ में तैयारी करने का चाहिए। तो कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर मेरे को भी फिज़िकल स्टार्ट करना है और मैं कैसे स्टार्ट करूँ? तो उसके लिए मैंने थोड़े से नोट्स बनाए हैं यहाँ पे। तो बेसिकली जो सबसे पहला पोर्शन रहेगा, आप जब मान लो सुबह भी कितने ब बजे उठते हो आप, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, तो आप पहला काम करो कि जहाँ पे भी आपको आस-पास में ग्राउंड मिले, तो वहाँ पे 2 किलोमीटर या फिर 1 किलोमीटर आप जॉग कर सकते हो। बेसिकली बॉडी गरम करने के लिए ना, शुरुआत में जाओ। जो गार्डन है या फिर आप रोड पे भी कर सकते हो, तो रोड पे आपको 1 से 2 किलोमीटर आपको जॉगिंग करनी है, ताकि आपकी बॉडी क्या हो सके, वार्म अप हो सके। उसके बाद जो सेकंड आता है, तो उसके बाद जो वार्म अप सेकंड एक्सरसाइज है, वो 20 जंप जैक्स आते हैं, जो आपको जंपिंग जैक्स होते हैं ना, तो आपने बचपन में किए होंगे, तो 20 जंपिंग जैक्स कर दो। इसके अलावा बर्पीज़ आप कर सकते हो, इसके अलावा आर्म रोटेशन है, हिप साइकिल है ना, तो ये कर दो, है ना? जहाँ पे आप ये रिस्ट रोटेशन करते हो, आर्म रोटेशन करते हो, ये सब आपको बेसिकली करना चाहिए और 15 मिनट्स के अंदर ये बेसिकली कवर हो जाएगा। वार्म अप होने के बाद जो आपकी मेन एक्सरसाइज स्टार्ट होती है, उसमें बेसिकली ये थोड़ा-सा
टफ लेवल है, आप शुरुआत में कम लगा सकते हो। जैसे पुशअप में मैंने यहाँ पे 4 सेट लिखे हैं 20 रैप्स के, आप 10 रैप्स से स्टार्ट करते हो और 3 सेट भी लगा सकते हो, है ना? 2 सेट भी आप लगाओगे तो भी काफ़ी बढ़िया है, लेकिन धीरे-धीरे आप कोशिश करो कि यहाँ तक आप पहुँचने की कोशिश, मतलब आप कोशिश करो। सेकंड, पुलअप्स में क्या होता है कि शुरुआत में बच्चों से पुलअप्स होता नहीं है, तो भले ही यहाँ पे मैंने मैक्सिमम रैप्स लिखे हैं, तो यहाँ पे किसी का एक भी नहीं होता है रैप्स, तो उसके लिए फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 4 सेट लगा सकते हो सिर्फ़ होल्डिंग का, कि आप क्या करो, लटक रहे हो उसे। तो यू कैन यहाँ पे हैंग कर सकते हो 4, जैसे आपने हैंग किया, फिर आपने टाइमर लगा दिया 30 सेकंड या तो 45 या तो 1 मिनट तक आप हैंग करो, फिर वो खत्म करो, फिर एक वैसे 4 सेट कर सकते हो। इसके अलावा स्क्वाट्स होते हैं, स्क्वाट तो सभी से हो जाता है। तो 30 रैप्स या तो 20 रैप्स आपके अनुसार आप जितने लगा सकते हो उसके, और उसके अकॉर्डिंग आप 3 से 4 सेट लगा सकते हो। फिर प्लैंक भी आप 1 मिनट होल्ड कर सकते हो, 30 सेकंड होल्ड कर सकते हो, जितना भी होल्ड कर सकते हो, तो उसके भी 4 सेट आप लगा सकते हो। इसके अलावा माउंटेन क्लाइंबर आपने देखा होगा, जहाँ पे आपके हैंड जो होते हैं वो सीधे रहते हैं और आपका जो पैर होता है वो आपका यहाँ तो स्टमक तक आता है, पेट तक आता है, और वो ऐसे आप माउंटेन क्लाइंबिंग का एक एक्शन करते हो, तो उसके भी आप 40 रेप पर, मतलब 20 पर लेग, या तो टोटल 40 हो गए, तो इसके भी 3 सेट आप लगा सकते हो, और ये आपका मेन एक्सरसाइज रहेगा। जो वार्म अप था, वार्म अप के बाद आप ये वाली मेन एक्सरसाइज कर सकते हो। ये कंप्लीट होने के बाद आपको जो इसके बाद जो करना रहता है वो अराउंड 15 मिनट्स का और एक स्ट्रेचिंग वर्कआउट रहता है, जिसके अंदर आप पूरी बॉडी स्ट्रेच करोगे। तो अब अगर यूट्यूब पे सर्च करोगे ना कि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज फॉर बॉडी, तो आप बैडमिंटन अगर खेलते हो तो बैडमिंटन के लिए अलग से होती है ना, तो हर एक स्पोर्ट के अलग से स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती है, तो आप कोई भी फॉलो कर सकते हो, जिससे आपकी बॉडी के जो मसल्स है प्रॉपरली स्ट्रेच हो जाए, ताकि आपको जो बाद में पेन होता है ना, कई बार पुशअप करने के बाद, पुलअप्स करने के बाद, स्क्वाट्स करने के बाद आपको यहाँ पे पूरी बॉडी में पेन होने लगता है, तो वो बेसिकली क्यों होता है, क्योंकि आपने अच्छे से प्रॉपर्ली स्ट्रेच नहीं किया होता है। तो आप अच्छे से आप अपनी मसल स्ट्रेच करो, ताकि आपकी जो बॉडी है पेन ना करे आखिर में, मतलब कम पेन करेगी। इसके बाद रनिंग का है ना, कि मैंने ये सारी एक्सरसाइज तो बता दी, वो आपकी स्ट्रेंथ के लिए होती है। रनिंग का तो जो आपका, अगर आपका गोल है कि आप कमांडो बनना चाहते हो कभी, तो उसका जो क्या बोलते हैं, अगर उसका क्या बोलते, प्रोबेशन से पहले जो टेस्ट लिया जाता है, तो उसके अंदर 5 किलोमीटर रन होता है, अंडर 20 मिनट्स रनिंग होती है ना? तो मैं चाहता हूँ कि आप भी ये अचीव करें, ताकि कभी फ्यूचर में आपका भी मन हो कि आपको भी कमांडो बनना है, एनएसजी में जाना है, तो आप ये 5 किलोमीटर रन कर पाओ। तो बेसिकली इसमें भी सेम होता है कि आप शुरुआत में 3 से 4 किलोमीटर या फिर 5 किलोमीटर रन कर सकते हो अपनी नॉर्मल स्पीड में, और उसके बाद स्प्रिंटर लगा सकते हो। तो पहले 2 किलोमीटर से स्टार्ट करो और 200 मीटर के 5 स्टेप लगा दो, है ना? इसके अलावा जब आपका स्टेमिना आके अच्छा हो जाए, तो उसमें आप 3 से 4 किलोमीटर भी रन कर सकते हो, और वहाँ पे 400 मीटर के स्प्रिंट लगा सकते हो 4 सेट की। और आखिर में आपका गोल क्या होना चाहिए कि आपको 5 किलोमीटर अंडर 20 मिनट्स करना है। तो जब आप पहली बार करोगे, तो आपका 20 मिनट जो 5 किलोमीटर है वो अराउंड 35 मिनट या तो 40 मिनट्स तक आएगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हो। धीरे-धीरे वो विद टाइम कम होता जाएगा, और रनिंग जो है आपको डेली नहीं करनी है, वो आप क्या बोलते हैं, अल्टरनेट डेज़ पे कर सकते हो। जैसे कि मान लो आपने आज रनिंग कर दी, कल एक्सरसाइज कर दी, फिर रनिंग कर दी, फिर एक्सरसाइज कर दी, तो वैसे अल्टरनेट डे पे आप रनिंग करना, ताकि क्या होता है, तो लेग को रिकवरी होने का टाइम मिलता है, और आपको नी पेन और या तो आपका शिन पेन होता है वो ज़्यादा नहीं होता है। तो धीरे-धीरे आप स्मॉल स्टार्ट करो, और फिर ज़्यादा स्टेमिना अगर आपको ऐसा होता है कि यार मेरे को थोड़ा-सा ऐसा जोश आ रहा है, तो आप 10 किलोमीटर भाग लो, है ना? 21 किलोमीटर फुल मैराथन भाग लो। तो वैसा भी आप कर सकते हो, धीरे-धीरे आप भागना, तो काफ़ी अच्छा आपका एंड्योरेंस बिल्ड हो जाएगा, स्टेमिना बिल्ड हो जाएगा। ठीक है? बाकी तो यहाँ पे और एक्सरसाइज है जो मैंने आपको बताई है, तो आप एक बार खुद से यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हो, जिसमें आपका इवनिंग में, अगर मैं सुबह एक्सरसाइज कर ली, तो शाम के लिए भी कुछ है, तो मान लो आपको शाम शाम को कुछ एक्टिविटी करनी है, तो यहाँ पे वो भी बताई गई है। फिर मेंटल कंडीशनिंग की, आपको अगर अलर्ट रहना है ना, कई बार तो सुबह कोल्ड शावर लिया करो, इसके अलावा ब्रीथिंग आप, और या तो विजुअलाइजेशन किया करो कि आपको यूनिफ़ॉर्म में रहना है ना, यूनिफ़ॉर्म आपको इमेजिन करो। अब तो चैटजीपीटी आ चुका है, तो सब प्रॉम्प्ट डाल दो ना कि खुद को यूनिफ़ॉर्म में आप मतलब वो फ़ोटो क्रिएट करो, और एक प्रिंट निकलवा दो, है ना? और वो आप आपके सामने लगा दो, तो जभी भी आप उसको देखोगे, तो आपको वो हो जाएगा कि नहीं, यार यूनिफ़ॉर्म तो पहननी है ना, फोमो हो जाएगा आपको। तो फिर आप ज़्यादा उसके बारे में वर्क करोगे, तो विजुअलाइज़ेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपका सपना क्या है, और उसके लिए फिर आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, है ना? आपका सपना जब आपके सामने होगा, तो तब आप उसके लिए वर्क करना, मतलब आपको मोटिवेशन मिलेगा हर रोज़, जब आप खुद को यूनिफ़ॉर्म में देखोगे तो, है ना? और इन द एंड अगर आपका माइंडसेट अच्छा होता है ना, कि आपका अगर आप मन होता है कि वो मूवी है ना, शाहरुख खान की, उसमें बताया गया है कि अगर आपको कोई चीज़ से शिद्दत से प्यार है, तो पूरी कायनात उसको
आपको आपके पास लेने के लिए मौजूद होती है। तो बेसिकली वो कब होगा जब आप एक तो उसे चाहते हो और सेकंड चीज़ उसके ऊपर वर्क भी कर रहे हो, है ना? कि ऐसे नहीं कि आप दूर से बस देखते जा रहे हो और फिर चाहते ही जा रहे हो, तो उससे कुछ नहीं होगा। तो यू हैव टू वर्क टुवर्ड ऑल्सो दैट, है ना? कि कंसिस्टेंट प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। तो ये करो, इसके अलावा चैलेंजेस लो, है ना? कि अगर अकेले मतलब शाम को ऐसा बोर फ़ील हो रहा है तो या क्या करो कि बिना मोबाइल मोबाइल घर पे रख दो और कहीं टहलने निकल जाओ 45 मिनट तक, बस ऐसे ही टहलो और अपने माइंड को ऐसे फ्री रखो, है ना? कि वहाँ पे ज़्यादा सोचना नहीं है और फ्री माइंड से आप एकदम वॉक करो, है ना? साइलेंट वॉक, किसी से बात नहीं, है ना? बस आप अकेले-अकेले वॉक करो जिससे आपका माइंड क्लियर होता है। आपको आपके जो क्या बोलते हैं आइडियल सेल्फ होता है तो उसके करीब लेके जाता है। ठीक है? इसके अलावा अगर आप टाइम टेबल अगर देखना चाहते हो कि सुबह से शाम तक मैं कहाँ कब पढूँ, है ना? कब ना पढूँ, तो मेरा मानना है कि 6 घंटे तो इनफ होते हैं नींद के लिए। तो अगर आप मान लो 11 बजे सोते हो तो आप 5 बजे उठ सकते हो, 10 बजे सोते हो तो 4 बजे उठ सकते हो। और फिर बाकी का जो टाइम है जो 18 घंटे बचते हैं, तो उसमें आप कहीं भी आपकी वर्क्स अगर मान लो आपका वर्किंग कंडीशन है ना, वर्क कर रहे हो, मान लो आपका 10 टू 6 है, तो फिर भी आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम बच जाता है। सुबह 4 बजे से अगर 10 बजे भी जा रहे हो ऑफ़िस, है ना? तो 9 बजे अगर निकल रहे हो तो 9 4 टू 9 अगर आपका पूरा फ्री है, जहाँ पे आप थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ भी कर रहे हो और फिर स्टडी भी कर सकते हो, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। फिर शाम को मैं जो लेक्चर अपलोड करता हूँ, वो कर सकते हो। इसके अलावा खुद से भी आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। ठीक है? बाकी तो आपका बस यही यूनिफ़ॉर्म में आने का वो होना चाहिए गोल, जहाँ पे आपको स्ट्रैटेजी तो मैंने बता दी कि आपको पेपर 1 में क्या स्ट्रैटेजी रखनी है, पेपर 2 में क्या स्ट्रैटेजी रखनी है और इंटरव्यू को अगर आप देखें कि इंटरव्यू अगर नॉर्मल भी आपका जाता है, तो वो आपको स्कोर कर देते हैं। अराउंड 80 टू 100 मार्क्स दे देते हैं 150 में से। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एसएसबी जैसा हो जाएगा, जहाँ पे आपको मतलब स्क्रीन आउट या सो कॉन्फ्रेंस आउट कर देंगे। दे आर रेडी टू सिलेक्ट यू अगर आपका नॉलेज अच्छा है और आपने इतना अच्छा पढ़ा है तो आपकी एक अच्छी क्वालिटी या फिर अच्छी पर्सनैलिटी बनी जाएगी क्योंकि आप डेली प्रैक्टिस करोगे, डेली फिटनेस पे ध्यान दोगे, डेली पढ़ोगे, है ना? तो कंसिस्टेंटी अगर रखोगे तो आपकी एक अच्छी पर्सनैलिटी बनी जाती है और उससे आपका मार्क्स अच्छे स्कोर हो ही जाते हैं इंटरव्यू में। तो आप पेपर 1 में अराउंड 150 लेके आओ, पेपर 2 में 100 मार्क्स लेके आओ और अगर इंटरव्यू में भी 80 मार्क्स मिल रहा है तो यू विल क्लियरली कट ऑफ तो क्लियर हो ही जाएगी और मेरिट में भी अच्छा स्कोर कर लोगे और आपका नंबर आ जाएगा। ठीक है? तो ठीक है, मिलते हैं, है ना? दिस वाज़ फॉर माय साइड और शायद से आज या तो फिर कल मैं आपको एक पहला पॉलिटिकल लेक्चर अपलोड करूँगा। आप देख सकते हो, अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हो या तो मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो। जो मेरे ऑफलाइन बैच वाले हैं, वो तो डायरेक्ट मेरे को मैसेज कर ही सकते हैं, है ना? इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डाली नहीं लेकिन फिर भी मैं डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में तो एक बार वो भी चेक कर लेना, ठीक?